नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि हरी सब्जियां सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती है। उसमें भी यदि पालक की बात की जाए तो उसका अलग ही महत्व है, क्योंकि पालक में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके चलते सर्दियों के मौसम में पालक का उपयोग भरपूर मात्रा में होता है। तो किसान भाइयों, पालक के बारे में जानकर अब आपका मन भी इसकी खेती करने का कर रहा होगा। तो आप किस प्रकार से करें पालक की खेती, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ आयुष परिहार। हम ये सभी जानते हैं कि खरीफ की फसल कटने और एवं फसल बारिश के खराब होने के कारण हमें काफ़ी नुकसान हुआ है और इस कारण से पालक की खेती करना सबसे अच्छा विकल्प है। पालक की खेती की बुआई करने से हमें कम समय में कम लागत में अधिक से अधिक फायदा मिलेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की। तो उनमें प्रमुख है ऑल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर ग्रीन, बनर्जी जाइट, हिसार सिलेक्शन 23, पालक नंबर 5116, लॉग स्टेडिंग, पंत कंपोजिटी, पूसा भारती इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। पालक की खेती के लिए जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मिट्टी या मटियार दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इस तरह की मिट्टी में पालक के पौधे अच्छी बढ़वार लेते हैं। पालक की खेती अम्लीय मिट्टी में नहीं होती, लेकिन क्षारीय मिट्टी में पालक की अच्छी पैदावार होती है। किसान भाइयों, खेती के लिए सबसे पहले हम वो जमीन समतल ज़मीन को खेती उपयुक्त बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले कल्टीवेटर का प्रयोग कर मिट्टी को खेत के लिए तैयार करेंगे। फिर रोटावेटर की मदद से जो हमारी खेत की मिट्टी है उसको भुरभुरा कर लेंगे। फिर उस मिट्टी के अंदर FYM का प्रयोग कर यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर का प्रयोग करेंगे, ताकि उस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन लेवल अधिक से अधिक मात्रा में हो जाए। तो इसका अनुमानित तौर पे 1 एकड़ खेती में 2 ट्रॉली FYM लगेगा, या हम वैज्ञानिक तर्क से बात करें तो 6.5 टन खेती के अंदर प्रयोग होगा। हम चाहें तो साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम यूरिया, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का भी डोज पेड़ों को प्रदान करें। बीज बुआई के दौरान हम NPK की मात्रा 35:12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखेंगे। वहीं यूरिया 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखेंगे और SSP की मात्रा भी 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखेंगे, जिनमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा को बुआई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में छिड़क कर तुरंत सिंचाई कर दें। पालक की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। बीज और भूमि जनित बीमारियों से पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। तो जब हम बुआई प्रक्रिया करते हैं तो उसमें 2 तरीके की बुआई प्रक्रिया होती है। एक तो होती है छिड़काव विधि और दूसरा होती है रो-टू-रो विधि, जिसको हम क्यारी से क्यारी विधि कहते हैं। पहली वाली बुआई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बीज लगता है और कम से कम उत्पादन होता है। पहली छिड़काव विधि जब हम करते हैं तो इसके अंदर हाथों का प्रयोग कर बीजों को समतल ज़मीन के ऊपर बिखेर दिया जाता है। वहीं हम बात करें रो-टू-रो के अंदर बीजों की नियमित मात्रा का प्रयोग कर उसका सोइंग की जाती है। तो उस समय हमें कतार से कतार विधि के अंदर पौधों से पौधे के बीच में 15 सेंटीमीटर का फासला रखना है
और जो बीज की बुआई होती है वो 3 से 4.5 सेंटीमीटर तक की होती है। इसमें यह फ़ायदा रहता है कि जब हम पानी की सप्लाई करेंगे तो हम कम मात्रा में पानी का उपयोग कर अधिक से अधिक फसल का उत्पादन ले सकते हैं। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई करना जरूरी होता है और पालक के बीज अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी की कमी महसूस होने पर हल्की सिंचाई करें। बीज अंकुरण के बाद सर्दी के मौसम में हर 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने से पालक के पत्तों की अच्छी बढ़वार होती है। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए हम फसल की बुआई के 72 घंटे के अंतर्गत पेंडामेथिलिन का प्रयोग करेंगे। 3.4 लीटर पेंडामेथिलिन को 700 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर की दर पे हम इसको प्रयोग करेंगे। कुछ गिने चुने खरपतवार जैसे मकोई, बथुआ और गाजर घास जिन्हें हम हाथों से निकाल दें या फावड़े अथवा मजदूरों की सहायता से हटा दें, पालक की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी प्रदान हो और वो अधिक से अधिक उपज देने में सक्षम हो। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं फसल कटाई की, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फसल को तेज़ धार के हंसिए से काटें ताकि फसल पूर्ण रूपेण कट सके, ना कि उसको क्षति पहुँचे। फसल कटने के बाद हमें पालक के पत्तों को आराम से सोतली से बांधकर बोरी के फट्टों के अंदर रख लेना है, अथवा इससे फसल खराब नहीं होगी, उनमें नमी बरकरार रहेगी। आप कोशिश करें कि मेरी दी गई सलाह का उपयोग करें ताकि आपको अधिक से अधिक मुनाफा हो और कम से कम लागत में आप अपने अच्छे से अच्छे खेत का ध्यान रख सकें। समेकित कृषि प्रणाली खेती की आधुनिक तकनीक है। इस तकनीक में खेती के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाता है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। यानी कि समेकित कृषि में खेती के सभी घटकों को शामिल किया जाता है, जिससे किसानों को कम जगह में साल भर आमदनी मिलती रहे। तो ये समेकित कृषि प्रणाली क्या है और इसे किसान कैसे अपनाए, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS मलिक से। हमारे प्यारे किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको समेकित कृषि प्रणाली, जिसको अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही लाभकारी है और आज की ज़रूरत है कि कम ज़मीन में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। हमारे किसान भाई तो कृषि प्रणाली अपनाते हैं, किसान भाई हमारे खेती करते हैं, उद्यान की खेती करते हैं, मगर समेकित कृषि प्रणाली से उन्हें बहुत लाभ होगा और दुगुना लाभ होगा। सबसे पहले आप यह जान लें कि समेकित कृषि प्रणाली है क्या। समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेतीबाड़ी से जुड़े 2 या 2 से अधिक उद्यमों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं और लागत में भी कमी हो। समेकित कृषि प्रणाली किसानों के पास उपलब्ध संसाधनों, बाजार मांग और पूंजी पर निर्भर करती है। यूँ तो इसके बहुत से मॉडल हैं, जिनमें फसल आधारित मॉडल, पशु व्यवसाय आधारित मॉडल, तालाब आधारित मॉडल, वन आधारित मॉडल, बागवानी आधारित मॉडल काफी प्रचलित है। अगर उनके पास फसल के बेस है तो फसल आधारित समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। जमीन कम है, मुर्गी पालन, बकरी पालन करना चाहते हैं तो लाइव स्टॉक बेस ये समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। अगर उनके पास तालाब है तो बत्तख, सांप, मछली पालन समेकित कृषि प्रणाली अपना सकते हैं। और इसमें कई आज के दिनों में ऑर्गेनिक सब्जी, उसके बेस पर भी आप है ना आधारित कृषि प्रणाली अपना सकते हैं। उसी के किनारे आप मशरूम की खेती करें। बीच में जो भी ज़मीन आपके पास है, चाहे 1 एकड़ है, आधा एकड़ है, उसमें आप है ना ये ऑर्गेनिक कृषि प्रणाली अपनाएं, सब्जी उपजाएं और उसका एक अलग महत्व है, दाम भी ज़्यादा मिलेगा और आज लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं। आम भाषा में कहें कि पुराने तरीकों से खेती करना, जिसमें सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेतीबाड़ी के साथ अन्य व्यवसायों को किया जाता था, एक प्रकार की समेकित कृषि प्रणाली ही है। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से इस प्रणाली को किया जाए तो केवल मुनाफा ही मुनाफा है और ये पर्यावरण के लिए लाभदायक है। अगर समेकित कृषि प्रणाली के आदर्श मॉडल की बात करें तो एक तालाब होना जरूरी है जिसमें वर्षा जल का संचयन हो।
उसमें आप बत्तख पालन के साथ विभिन्न तरह की मछलियों का पालन कर सकते हैं। साथ ही इसके पानी का प्रयोग आप खेतीबाड़ी में भी कर सकते हैं और फसलों के अवशेषों का प्रयोग पशुपालन में कर सकते हैं। पशुओं से प्राप्त उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं। इनके गोबर का प्रयोग गोबर गैस बनाने में खाद के रूप में मछलियों के आहार में कर सकते हैं। तालाब के किनारों पर फल और वानिकी वृक्ष लगा सकते हैं। साथ ही तालाब के ऊपर छोटा सा घर बनाकर मुर्गी पालन, बटेर पालन जैसे कई व्यवसायों को अपना सकते हैं। तालाब आपके पास है किसान भाइयों को, तो तालाब में बत्तख रखें, मछली का पालन करें। मछली में 3 लेयर की मछली, वो मछली रखें जो नीचे की सतह में जो मछली रहती है, जैसे कि है ना मागुर मच्छी, ये आपको निचले सतह में रहती है। बीच वाले सतह में है ना रेहू कतला है, और ऊपर वाले सतह में आपको सिल्वर कार्प है। तो एक ही तालाब से तिगुना आपको उत्पादन होगा। तालाब के मेड़ के पास अच्छे किस्म का बनाना लगाएं, जो ड्वार्फ वैरायटी है, कैवेंडिश लगाएं। आप है ना पपाया भी लगा सकते हैं, अमरूद का वैरायटी लगा सकते हैं। और पपाया में रेड लेडी पपाया अगर आप लगाएंगे तो किसान भाइयों को और ज़्यादा इससे लाभ होगा। इसी तरीके से अमरूद के बीच में भी इंटरक्रॉपिंग जिसको हम कहते हैं वो लगाएंगे तो किसानों को आमदनी। तो इसका समेकित कृषि प्रणाली का लक्ष्य यही है कि हम किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाएं, और उनकी जितनी भी ज़मीन है, अगर उनके पास आधा एकड़ ज़मीन है तो आधा एकड़ के लिए समेकित कृषि प्रणाली के अपनाएंगे। उसमें वो लिखेंगे कि अगर उनके पास फसल उत्पादन करना है तो फसल उत्पादन करें, उसके बगल में वो पौधा का उत्पादन करें, उद्यान पौधा उसमें लगाएं, फ्रूट्स के पौधे लगाएं, और जो ज़मीन बची हुई है उसमें पोल्ट्री करें, मुर्गी पालन करें। कड़कनाथ आज के दिनों में ज़्यादा फायदे की चीज़ है। मुर्गी तो पालते हैं हमारे किसान भी, मगर अब देखना है किसान भाइयों कि हमें किस में ज़्यादा लाभ होगा, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो फसल लगाएं जिससे उसमें लाभ हो। मधुमक्खी के 5 बॉक्स लगा लेंगे तो उनको है ना उसमें शहद निकलेगा, 40 केजी से 50 केजी उनसे शहद निकलेगा। अगर अच्छी प्योर शहद 400-500 रुपए किलो है तो इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो इसका मकसद ये है समेकित कृषि प्रणाली में कि हम जो भी उसमें हम लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि समेकित कृषि प्रणाली में बाहर से खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इससे जो गोबर, जैसे अगर गाय आपने रखा तो उसका गोबर खाद में काम आएगा, उसी से हम वर्मी कंपोस्ट बना लेंगे। जो बाज़ार में आपको 10 रुपये किलो मिलता है वर्मी कंपोस्ट, वो आप खुद तैयार करेंगे। जब वर्मी कंपोस्ट आप गोबर से बनाएंगे तो आप वर्मी वाष्प भी आप बेच सकते हैं, फिर वर्मी भी बेच सकते हैं, जिसको हम कहते हैं केचुआ खाद, जो आसान से। तो हमारे यहाँ जो मॉडल है उसमें किसान हमारे रह रहे हैं, तो एक किसान परिवार अपने आप को उस जो उनके पास ज़मीन है उसी आधारित समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। समेकित कृषि प्रणाली से हम पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। किसान कृषि के विभिन्न उद्यम जैसे मवेशी पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन से किसानों को रोजाना आय प्राप्त हो सकती है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति कर सकता है। समय और क्षेत्र की मांग को जानकर अधिक लाभ कमा सकते हैं और आधुनिक तकनीक के द्वारा उर्वरकों और चारे के अत्यधिक खर्चे को भी कम कर सकते हैं, जिससे हमारी लागत कम और मुनाफा अधिक होगा। साथ ही इस प्रणाली को अपनाकर हम मृदा उत्पादकता को बरकरार रखते हुए बंजर भूमियों का उपयोग और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। समेकित कृषि एक किसान को समृद्धि देने के साथ इस काबिल बनाता है कि वो दूसरों को भी रोजगार दे सके। तो इस तरीके से हमारे किसान भाइयों को जागरूक होना होगा और समेकित कृषि प्रणाली को अपनाने की जरूरत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रेपसीड मस्टर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, सेवर, भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भरतपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आगामी 2 दिनों के दौरान 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 42% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 19% के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। रबी फसलों के बीजों को उपचारित करके ही बोएं।
आगामी 2 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना को देखते हुए सरसों की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। बुआई के लिए सरसों की उपयुक्त किस्मों में गिरिराज RH 725, DRS R 1165-40, राधिका का चयन करें। 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज बुआई में काम में लेवें। बुआई 30 से 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर करें। भूमिगत कीटों से बचाव के लिए क्विनाल्फास 1.5% धूल की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई के समय खेत में मिलाएं और पाटा लगा दें। सिंचित क्षेत्रों में 180 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम सुपरफॉस्फेट, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई से पहले दें। जिंक और बोरान की कमी वाली मृदाओं में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट एवं 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से दें। सरसों की बुआई के समय यूरिया की आधी मात्रा और सभी उर्वरकों की पूरी मात्रा डालनी चाहिए। शेष यूरिया को पहली सिंचाई के समय डालना चाहिए। नींबू के बगीचों में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए डाइमेथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। पपीते के पौधे में पत्ती कर्ल और मोज़ेक रोग के नियंत्रण के लिए संक्रमित पौधों को खेत से हटा दें और रोग के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए डाइमेथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुगृह में कृमिनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहें। बाहरी परजीवियों के लिए 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर साइपरमेथ्रिन का छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बेला, जिला उदयपुर के राम जीवन कुमार ने। आपने सागौन की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सागौन, जिसे इमारती लकड़ी का राजा कहा जाता है, इसकी लकड़ी मजबूत होने के साथ साथ काफी महंगी बिकती है, इसलिए इसे व्यावसायिक तौर पर भी उगाया जाता है। इसका इस्तेमाल प्लाईवुड, जहाज, रेल के डब्बे और अनेक प्रकार के बहुमूल्य फर्नीचरों को बनाने में किया जाता है, क्योंकि इससे बनाए गए सामान अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ज्यादा दिनों तक टिकते भी हैं। इसके अलावा इसके पौधों का इस्तेमाल दवाइयों को बनाने में भी करते हैं। सागौन की लकड़ी में कई तरह के खास गुण पाए जाते हैं, जिस वजह से हमेशा ही बाजार में इसकी मांग रहती है। सागौन की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगता है, साथ ही इसमें कम सिकुड़न और आसानी से पॉलिश चढ़ जाता है और जानकारी के मुताबिक इसका पेड़ 200 वर्षों तक जीवित रहता है। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को उगाने के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधों को दोमट मिट्टी में आसानी से उगा सकते हैं, किंतु इसकी खेती के लिए जल भराव वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। जल भराव की स्थिति में इसके पौधों में रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी खेती में भूमि का pH मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। किसान भाइयों, इसके पौधों को अच्छे से वृद्धि करने के लिए शुष्क और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। एक वर्ष में लगभग 50 इंच से अधिक वर्षा इसके पौधों के लिए अच्छी मानी जाती है। अधिक ठंड इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। सागौन के पौधे सामान्य तापमान पर ठीक से बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सागौन की कई उन्नत किस्में मौजूद हैं, जिन्हें उगाकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। सागौन की कुछ प्रमुख किस्में: दक्षिणी और मध्य अमेरिका सागौन, पश्चिमी अफ्रीकी सागौन, आदिलाबाद सागौन, नीलांबर सागौन, गोदावरी सागौन और कोन्नी सागौन है। इन्हें अलग अलग जलवायु के हिसाब से उगाया जाता है। किसान भाइयों, सागौन के पौध टिश्यू कल्चर या जड़ द्वारा तैयार की जाती है। इसके पौधे की रोपाई के लिए लाए गए पौधे लगभग 2 वर्ष पुराने होने चाहिए,
क्योंकि 2 वर्ष पुराना पौधा अच्छे से बढ़ता है। इसके अलावा पौधों को लेते समय यह ध्यान जरूर रखें कि पौधे बिल्कुल स्वस्थ हो। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को खेत में लगाने से पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर पुरानी फसल के अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट कर दे। इसके बाद पौध रोपाई के 1 माह पहले खेत में 8 से 10 फीट की दूरी रखते हुए 2 फीट चौड़े और 1.5 फीट गहरे गड्ढों को तैयार कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को अधिक उर्वरक की जरूरत होती है, इसलिए गड्ढों की तैयारी के समय तकरीबन 15 किलोग्राम पुरानी गोबर की खाद के साथ 50 ग्राम NPK की मात्रा को मिट्टी में मिलाकर छोड़ दें। और अगर आपकी मिट्टी में कैल्शियम तत्व की कमी है तो आप 200 से 250 ग्राम प्रति गड्ढा बुझा हुआ चूने का प्रयोग करके गड्ढों को तैयार करें। इसके बाद इन तैयार किए गए गड्ढों में पौध लगा दें और पौधों को लगाने के बाद उस पर पानी से सिंचाई कर दें। इससे मिट्टी ठीक तरह से बैठ जाएगा और पौधे अच्छे से पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकेंगे। किसान भाइयों, सागौन के पौधे वैसे तो 25 से 30 साल में तैयार होते हैं, लेकिन रोपण की नई तकनीक को अपनाकर आप 8 से 10 साल के बाद से ही फायदा उठा सकते हैं। इस तकनीक में 2 गुणा 2 मीटर की दूरी पर पहले रोपाई करते हैं। इस तरह से 1 एकड़ में लगभग 1000 पौधे लगेंगे। 8 साल के बाद बीच का पौधा निकाल कर बेच दे। अब आपसी दूरी हो जाएगी 4 मीटर और प्रति एकड़ 250 पौधे बेचेंगे। 15 या 16 साल बाद फिर से बीच का पौधा निकाल कर बेच दे। अब आपसी दूरी हो जाएगी 8 मीटर और प्रति एकड़ 62 पौधे बेचेंगे, जो कि 25 से 30 साल बाद पूरी तरह से तैयार होंगे, जिनकी कीमत 40 से 50 हजार रुपए प्रति पेड़ होगी, जो कि लगभग 30 से 32 लाख रुपए की होगी। इसके अलावा पहले भी आप 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी ले चुके होंगे। इस तरह से 1 एकड़ में सागौन की बागवानी से 50 से 55 लाख रुपए 25 से 30 साल में आप कमा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।